और वहाँ पर फिल्टर होने के लिए वहाँ पर जितने हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन, इन सब चीजों का, प्रोटीन और मिनरल्स का हमारी बॉडी में फर्दर फिल्टर होकर चले जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है अमोनिया, वह यूरिया के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है, राइट। इसलिए जब किसी को यूरिक एसिड बढ़ता है, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ता है बॉडी में, तो इससे पता चलता है कि उसकी किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, राइट। रीनल फेल्योर में, चाहे रीनल फेल्योर में, चाहे एक्यूट और क्रॉनिक, चाहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सब में नेफ्राइटिस में यानी किडनी के बीमारी में हम देखते हैं कि पेशेंट की केएफटी करवाते हैं, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं कि उसमें सोडियम, पोटेशियम और का लेवल क्या है, और उसमें यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, इन सब का लेवल क्या है। जहां पर हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मतलब कि वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, वो हमारी किडनी उसको फिल्टर कर बॉडी से बाहर नहीं कर पा रही है, हमारी ब्लड के थ्रू अंदर आ रहा है, तो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमारी पलकों के नीचे सूजन, पैरों में इडिमा, ये सब चीजें, चाहे पूरी बॉडी में बाद में फर्दर इडिमा होने लगती है, सूजन आने लगती है, इडिमा में सूजन आने लगता है, सोत हो जाता है। तो इस तरह से किडनी क्या होता है कि यह फर्दर इम्पोर्टेंट मैक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटीन, इनका फिल्टर होकर बाहर नहीं जाता है, और जितने वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया, यूरिक एसिड के रूप में इसको शरीर से बाहर करता है। अगर ब्लड के अंदर इसकी मात्रा बढ़ती है, मतलब कि आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो मेजेंट्रिक आर्टरी उसको फिर फर्दर हेपेटिक वेन के थ्रू, ये आपने यहाँ देखा होगा कि लीवर का पिक्चर बना है और यहाँ पर मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्री यानी आंतों का ये पिक्चर बना, आंत का मेजेंट्री का बना, मतलब आंत का पिक्चर बना हुआ है। तो हार्ट से फर्दर आपका जो ब्लड होता है ये आंतों से होता हुआ ये फर्दर आंतों से मेजेंट्रिक आर्टरी द्वारा आंतों में पहुंचता है, और मेजेंट्रिक वेन के द्वारा लीवर में पहुंचता है, और फिर हेपेटिक वेन के थ्रू ये फर्दर हमारी लंग्स में चला जाता है सर्कुलेशन में। उसी तरह से ऊपर देखेंगे तो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड हमारे निचले ऑर्गन से होता हुआ हार्ट को राइट एट्रियम में जाता है, और ब्रेन से जुगुलर वेन के द्वारा ये हमारी ऊपरी हिस्से का जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, ये हार्ट के राइट साइड, राइट एट्रियम में चला जाता है। उसी तरह से फर्दर जब देखें, आप पहले कल का हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि हार्ट हमारे फिर ब्लड को कहाँ ले जाकर जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स से जाता है। लंग्स से जाता है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब जाता है तो लंग्स में वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को फर्दर छोड़ देता है, और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर पल्मोनरी वेन के द्वारा राइट लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है, और राइट एट्रियम में पहुंचने से वह ब्लड फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ वह हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। और इस तरह से ये हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के थ्रू, और अदर मिनरल्स की माइक्रो मिनरल्स का जो एक्सचेंज होता है ये किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल है ये यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, और ऑक्सीजन का जो मेंटेनेंस होता है ये लंग्स के द्वारा होता है। इस तरह से इसका एक पूरा एक सिस्टम है। फर्दर इसको एक पिक्चर और में दिखाऊंगा। इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये दूसरा पिक्चर आपके सामने दिख रहा है क्या? दिख रहा है।
इसमें लिखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी हेडिंग दिख रहा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रही है आप लोग को? जी दिख रही है। या सर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा पिक्चर और क्लियर होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हम फर्दर चलते हैं सर्कुलेशन, पहले हार्ट को सेंटर बनाते हैं, क्योंकि हार्ट से हम चलेंगे तो हम सब जगह पहुंच जाएंगे। हार्ट के अंदर ये इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में आ रहा है, यानी राइट आर्ट्रियम में आ रहा है, और राइट एट्रियम से होकर राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। और इम्प्योर ब्लड जो होता है फर्दर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहां पर लंग्स के अंदर एक्सचेंज होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी वहां पर जाने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचकर बॉडी नाक के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, और जो आपने नाक से इनहेल किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड एयर, वह लंग्स के अंदर फिर फर्दर पल्मोनरी वेन्स में वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर फिर आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में छोड़ दिया जाता है। और राइट एट्रियम में छोड़ने के बाद से वहां से लेफ्ट एट्रियम में छोड़ने के बाद से पल्मोनरी वेन के द्वारा वह लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा फिर बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है, यानी फिर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया जाता है, प्योर ब्लड। वह ब्लड आगे चलकर हमारे लीवर को जाता है और स्टमक को जाता है। वहां पर फर्दर वहां पर होने के बाद से वहां से होता हुआ फिर फर्दर ये सर्कुलेशन में होता हुआ ये किडनी की तरफ भी आता है। लीवर जा रहा है, स्टमक को जा रहा है, और इंटेस्टाइन को भी जा रहा है, और साथ में ये किडनी को भी आ रहा है। यहाँ पर किडनी में आने के बाद से किडनी में इसका फर्दर वहां पर फिल्ट्रेशन होता है, यानी इम्प्योर मटेरियल जो होता है वह प्रॉपर उससे जितने टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वह फिल्टर आउट होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसमें तो होता है यूरिक एसिड यूरिया के रूप में बाहर आ जाता है। अगर वह चीज बाहर नहीं आएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि किडनी फिल्टर नहीं कर पाए तो किडनी खराब होने लगेगी, किडनी डैमेज होने लगेगी। और किडनी डैमेज होने को हम ऐसे देखते हैं कि बॉडी में जो भी लक्षण आते हैं उसके बाद से डॉक्टर उन लक्षणों को देखते हुए उसको ये समझ आता है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट या RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, दो नाम से इसको जाना जाता है। उसमें देखा जाता है कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये तमाम चीजें ब्लड के अंदर अगर बढ़ रही है, रेशियो उनकी ब्लड की मात्रा बढ़ रही है, नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, तो मतलब कि किडनी आपका फिल्टर नहीं कर पा रही है, आपकी किडनी डैमेज हो रही है, राइट। इस तरह से फिर वहां से होता हुआ ये पूरा सर्कुलेशन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? जी सर एक क्वेश्चन। सर एक बार और रिपीट कर दो। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे कि राइट साइड, मतलब इसमें राइट साइड जो आर्टरीज का दिखाया है सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और वेंस लेफ्ट साइड वेंस सप्लाई, तो क्या सर ये जैसे लेफ्ट हैंड का क्या रोल, मतलब इस साइड इसमें ब्लू कलर ब्लड का जो दिखाया है डीऑक्सीजनेटेड, तो क्या अपने बॉडी में डिवाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट, राइट साइड ऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? आपको एक नया स्क्रीन मैंने शेयर किया, ये आपको दिख रहा है? जी सर। एक नया स्क्रीन, इसमें बॉडी के अंदर पूरे हार्ट और ये सब चीजें और सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रहा है आपको? यस या नो? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, यस दिख रहा है। अब इसमें आपकी मैडम क्वेरी शांत हो जाएगी। जी सर।
अब इसमें आप जो क्वेश्चन करें उसका जवाब मिल जाएगा आपको। फिर देखते हैं, आप दोबारा समझना चाहते थे ना, अब इसमें पिक्चर और क्लियर आ रही जी है। सर। अब आप देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं आप। अच्छा, मेरा इस स्क्रीन पर कर्सर मूव हो रहा है, कर्सर मूव होता दिखता है क्या? सर कर्सर नो मूव सर, नहीं दिख रहा नो। है कि कहाँ पर कर्सर नहीं दिख रहा है, सर। ये नहीं दिख नहीं रहा सर। सर, वो नहीं दिखता सर। दिखेगा सर। ओके, अभी पिछला वाला ही स्क्रीन चल रहा है सर। पिछला स्क्रीन चल रहा है। यस सर। अच्छा, एक मिनट। ह्यूमन सर्कुलरी सिस्टम चल रहा है सर स्क्रीन में। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है सर। वही चित्र दिख रहा है सर। हाँ, अब दिख रहा है सर। आगे सर। जी अभी सर, अब आ अब दिख गया रहा है? screen। जी सर। अब स्क्रीन आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें कर्सर की कोशिश करता हूँ, कर्सर कैसे लेकर आते हैं। अंकुल भैया माइक म्यूट कर दें। अब क्या कर्सर चलता हुआ दिख रहा है आप लोग को? नो सर। नहीं सर, अभी नो सर। नो। अब क्या कुछ दिख रहा है चलता हुआ स्क्रीन के ऊपर? नहीं सर। नो नहीं सर, दिख नहीं रहा। दिख रहा है। सर ये शेल से भी छोटा हो गया। सर स्लाइड चेंज की थी तब दिख रहा था। कर्सर को अच्छा, ब्लैक कलर में स्लाइड लीजिए से- सर, ब्लैक कलर में लेंगे तो दिखेगा। मैं इसमें पॉइंटर मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और कर्सर तो ऐसे ब्लैक कलर का ही था वो। इसमें कुछ मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है इसके ऊपर? नहीं दिख रहा सर। नो सर। नो। ओके। अंकुल जी आप माइक म्यूट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहे। क्या अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है चलता हुआ, मूव करता हुआ? नो सर। नहीं दिख रहा। चलिए, कोई बात नहीं, हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। हम जो बोलते हैं तो उसको आप लोग देखते रहिए। हार्ट देख रहे हैं? हार्ट दिख रहा है आप लोग को? यस जी। सर। दिख रहा है, दिख रहा है। जी सर, जी सर, दिख अब रहा है। हार्ट में आप देखेंगे कि स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा दिख रहा है। जी सर। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यानी ये पूरी बॉडी से आपकी ब्लड इसमें आएगी, राइट? जी सर। और यहाँ से अवोर्टा,
अवोटा दिख रहा है इस यहाँ पर राइट हैंड साइड में अवोटा। यस सर यस सर। यस सर दिख रहा है। हाँ, ये फर्दर 3 में डिवाइड हो जाती है आपकी अवोटा, ठीक है ना। सर 3 में डिवाइड थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए यहाँ लेवल भी है, लेवलिंग से आपको पता चल जाएगा। जी सर दिख रहा है, ऊपर साइड है सर। हाँ, 3 ब्रांचेस जो निकली हैं। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी एंड वेन। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है। हाँ, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का मतलब होता है कि आपके बॉडी के ऊपरी हिस्से और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। जी सर। और सब क्लेविकल आर्टरी का मतलब होता है कि जो आपकी क्लेविकल होती है उसके अंदर ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। जी और कॉमन एक लिखा है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट और लेफ्ट दोनों बना हुआ है। कैरोटिड आर्टरी का मतलब होता है कि जो ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। इस तरह से हार्ट का जो आर्च, ये एक आर्च बनता है, इसको क्या आर्च ऑफ अवोर्टा, आर्च ऑफ अवोर्टा कहते हैं। इसके द्वारा आर्च बनता हुआ 3 ब्लड वेसल्स जो होते हैं 2-2 के पेयर में, ये ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये आर्च नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। छाती की डंडी पकड़ते हैं ना, तो ऐसा नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। नीचे तरफ टर्न होकर ये अवोर्टा में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे होंगे नीचे हार्ट के नीचे अवोर्टा लिखा हुआ है लेबलिंग में, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओटा ओटा आ रहा है सर, ओटा। हाँ, AORT अवोर्टा। हाँ जी ओटा, है ना, अवोर्टा। फिर देखेंगे फर्दर क्या हो रहा है, सीलियक ट्रंक में कन्वर्ट हो रहा है। सीलियक में जो आंतों की तरफ सप्लाई करती है, एक ढक्कन 3 बार, ठीक है। और ये फर्दर स्प्लीनिक आर्टरी में, स्प्लीन को जा रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा है आगे चलकर, ठीक है। और फिर ये हाँ, स्प्लीनिक आर्टरी जो स्प्लीन को जाती है, ये 3 बार, ठीक है ना। और फिर फर्दर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट सर इसमें काफी छोटा दिख रहा है, क्या वीडियो होगा तो बता सकते हैं वीडियो के माध्यम से? हाँ, इसमें काफी छोटा दिख रहा है। हाँ सर वैसे इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, जूम करके देखना पड़ रहा है। आपको एक बार सर जूम करके दिखाई दे रहा है क्लियर, जूम करने पर दिखाई दे रहा है। जब आप जूम करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। यस सर। जूम करने के बाद मतलब दिखने पे सब सभी सही नहीं दिखते। अच्छा, तो एक काम की पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको स्क्रीनशॉट को ओपन करके जूम करके देखिए, आपको दिखेगा। सर हमारा तो ऐसे ही जूम हो रहा है सर, स्क्रीनशॉट नहीं होता। अच्छा, अरे यार क्या चलो ठीक है। तो आपको कोई नहीं सर, आप ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बता दो। मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा उसके दिमाग में बात चलती जाएगी, ठीक है ना। हम सर नोट करते जा रहे हैं। यस सर, बता दीजिए आप। हाँ, आप बता दो, हम नोट कर लेते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यानी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी में फर्दर ये डिवाइड हो जाती है, यानी लेफ्ट साइड की गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई होती है और उस पर से फिर राइट की तरफ होकर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को सप्लाई करता है, ठीक है ना। जी सर। गैस्ट्रिक स्टमक के राइट और लेफ्ट, अगर स्टमक को हम देखें तो राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड, दोनों को ये सप्लाई करता है। फिर ये आगे जाकर ये आपके लीवर को भी सप्लाई करता है, जिसे आपकी कहता है हिपैटिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी को सप्लाई करता है, क्योंकि जहां जहां एरो बना है, एरो के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आप चीजें क्लियर होती जाएंगी, राइट। ऑटोमेटिक एरो आपको पहुंचाता जाएगा। और इसी तरह से ठीक नीचे आते हैं तो ये आता है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल को किडनी को सप्लाई होती है, जिसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन जाती है। फिर उसी तरह से ये बड़ी आंत को सप्लाई होने के साथ में छोटी आंत को सप्लाई होती है। सर ये पोर्टल वेन किधर की साइड में सप्लाई करती है ब्लड? ये
पोर्टल वेन कहता आपको ये लीवर को सप्लाई करती है। अच्छा, लीवर को सप्लाई करती है। और ये रेनल आर्टरी एंड वेन ये किडनी को सप्लाई करते हैं। किडनी को, है ना? जी सर। ठीक है ना? अब रीनल आर्टरी के द्वारा तो किडनी में ब्लड जाएगा और फिर रीनल वेन द्वारा किडनी से ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। जहां पर आर्टरी जाएगी वहां से वेन निकलेगी भी। ठीक है सर। एक सिंपल सा नियम है, जहां पर ब्लड वेसल जाते हैं वहां से उसके अपोजिट दूसरे ब्लड वेसल्स निकलते हैं, है ना? ये बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा सर, ये पेयर में है क्या? ये आर्टरी, एक आर्टरी एक वेन, मतलब हर ऑर्गन में आर्टरी वेन का पेयर है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी सर, यही मुझे कंफ्यूजन था कि क्या लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में अलग अलग ब्लड। इससे तो मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर हो वो गया। तो एक्चुअली कहीं पे देख लिया, कोई फोटो में देख लिए होंगे, इसलिए क्वेश्चन आया है। नहीं कोई बात नहीं। सर वो तो पेयर बना ही रहता है, जहाँ से एक चीज मतलब आउटर और इनर का सरफेस होता है, एक जगह से डालना और दूसरी जगह से निकल जाना बाहर, निकल जाना। ठीक है ना? अदरवाइज वहां पर सिर्फ जा रहा होगा और तो वहाँ कंजेशन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से किडनी में जब नेफ्रॉन, जब किडनी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसका यूनिट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जब फिल्टर आउट नहीं कर पाता तो वहाँ किडनी में ब्लड का फ्लो कंजेशन बढ़ता जाता है, इसकी वजह से किडनी स्वेल हो जाती है और किडनी स्वेल होकर किडनी डैमेज हो जाती है। ठीक है ना? जी सर। तो जब आपका उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? ओके सर। इसी तरह से जो ये बड़ी आंतों की तरफ जो आती है, तो ये कोलोन में यानी आपकी जो कोलोन को जो आर्टरी सप्लाई होती है उसको होते हैं कोलोनिक आर्टरी, चाहे असेंडिंग कोलन। ठीक है? उसमें ब्लड सप्लाई होती है। हाँ, तो सर ये बड़ी आर्टरी है वो है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। जी सर। ठीक है ना? असेंडिंग कोलन। ठीक है? ओके सर, ओके। वहां से असेंडिंग कोलन। जी सर जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना कोलोन, असेंडिंग डिसेंडिंग? नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिल्कुल, इसको अपोजिट समझिए। जो ज्यादा बड़ा दिख रहा है वो छोटा है, आंतों में जो छोटे दिख रहे हैं वो बड़े हैं। ठीक है ना? इसको ऐसे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस तरह से। सर ये एक बार कोलोन वाला फिर से बता दीजिए। देखिए, ये जो कोलन ना, असेंडिंग कोलन और आपका डिसेंडिंग कोलन, यहाँ दो दिख रहा है। ठीक है ना? ब्लड सप्लाई। जी सर। अब इन सब जगहों से देखिए, जैसे जैसे हार्ट से हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं सारे ऑर्गन की, ब्लड वेसल्स की थिकनेस कम होती जा रही है, थिननेस बढ़ती जा रही है ना? और फिर फर्दर वहां पर क्या होगा, आपस में वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स आपस में मिल जाते हैं। आपको लीवर के अंदर दिख रहा होगा, लीवर के तरफ जाइए तो आप देखेंगे वेन्यूल्स और जाल जैसा दिख रहा है, जाले बन जा रहे हैं। जहाँ जाले बनते तो वहां से फर्दर वेस्ट मटेरियल को वहां से लेकर फिर होता हुआ ये इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ हार्ट के राइट एट्रियम में फ्लो जाता है, और ऊपर से जो वेस्टेज को लेता हुआ, इम्प्योर ब्लड को लेता हुआ सुपीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है? हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो। और सर किडनी में रेनल आर्टरी लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाद में स्टमक में गैस्ट्रिक आर्टरी लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? किडनी में दोनों दिख रहा है ना आपको? जी सर। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। नहीं सर, वो तो समझ गया मैं बोल रहा हूँ सर, लंग्स में जो आर्टरी जाता है वो तो पाल्मोनरी आर्टरी है, वो तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड आर्टरी, आप लंग्स नहीं सॉरी, लंग्स की बात कर रही है। किडनी में पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन का काम नहीं है। किडनी में तो नहीं है सर, मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, लंग्स की। हाँ, जो लंग्स में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है वो पाल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी, राइट।
हाँ, तो अच्छा। लास्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाते हैं तो उसका वो उस आर्टरी को क्या बोलेंगे आप? उसको पल्मोनरी वेन कहेंगे ना, जिसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होता है, वो हार्ट को आता है। लंग्स में कोई आर्टरी द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाते क्या? जी, लंग्स में कोई आर्टरी द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में सप्लाई नहीं करते क्या? पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स द्वारा हार्ट को सप्लाई करता है, लंग्स को सप्लाई होती है वो। ओके ओके सर, ठीक है ना? ओके सर जी। सर क्वेश्चन था, हाँ, हमारी किडनी ब्लड प्यूरिफाई करती है, तो सुपरवेना कावा में जो ब्लड जाता है सब ब्लड प्यूरिफाई होके जाता है? सुपीरियर वेना केवा में जो आपका जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है, अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है। हाँ, नहीं किडनी प्यूरिफाई करती है तो पूरा शरीर का ब्लड करती होगी। और जो किडनी के अंदर जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के होते हैं, प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन मिनरल्स का होता है। जो अनवांटेड जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको वेस्टेज को यूरिन के द्वारा बाहर निकालना काम है सर किडनी का। किडनी तो लिक्विड जो होता है, मतलब हाँ लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं उसको तो एक साइड कर देता है, और जो मतलब उसमें से जो वेस्टेज पार्टिकल होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं ना, यही कहना वेस्टेज को चाहते हैं ना? यूरिन, हाँ नहीं, बोलने का मतलब है प्यूरिफाई होके जाता है क्या? हाँ ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद जाता है। जो किडनी में जो ब्लड जाता है वहां पर प्रॉपर देखिए, वहां पर जो किडनी पर जब हम स्क्रेटरी सिस्टम को थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे, जब राइट एट्रियम में जो ब्लड जाता है सर, हाँ, तो प्यूरिफाई होके जाता है क्या पूछ रहा था? राइट एट्रियम में तो अनप्यूरिफाइड ब्लड आएगा ना। हाँ सर। किडनी से जो निकलता है सब ब्लड वेन के थ्रू, वो बता। आप लोग शांत रह के सुनेंगे ना तो सभी चीज समझ में आएगा। अभी सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग शांत रह करके सुनिए, ठीक है ना? अभी करने का जरूरत नहीं। अभी किडनी का जो रिलेशन है ना, किडनी का रिलेशन जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है ना? सर कंटिन्यू करिए, आप नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि किडनी में क्या होता है, किडनी में जो फिल्टर करने का काम करता है उसका नाम है नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन में इफरेंट और एफरेंट कहता है आपकी आर्टरी होती है, तो उसका अलग ही उसका सिस्टम है, तो उसको अलग से जब पढ़ेंगे तो इसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? हेलो, यस सर। ओके सर, कंटिन्यू। हाँ सर, कि बहुत सारी चीजों को अगर एक साथ पढ़ लें तो हमारे दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जिसके बाद में वो चीजें फिर क्लियर हो जाएगा। फिर फर्दर सारा पढ़ाने वाला फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा उसके बाद। ठीक है ना? जी सर, ठीक है जी सर। तो इस तरह से हमारा आज हमने ये देखा सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है ना? मैं फिर एक पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ आप लोग से। क्या स्क्रीन चेंज हो गया? क्या नई पिक्चर आ गई क्या? नो सर। नो सर। सर कर्सर दिखा अभी, थोड़ा सा दिखा था सर। जी सर, आ गए। इसमें थोड़ा आ गई सर, दूसरी पिक्चर आ गई। और इसमें और अच्छे समय आ रहा होगा आप लोगों को। सर जी एक चीज़ समझ में आया, जो कर्सर आप फास्ट चलाते इसलिए दिखता नहीं है, स्लो चलाकर देखेंगे तो शायद दिख जाएगा कर्सर। अभी कर्सर दिख रहा है क्या? कहाँ पर है सर जब आप चेंज कर रहे थे तब दिखा था कर्सर क्लियर। आप स्लो चलाइए, स्पीड कम कर दीजिए कर्सर की तो दिखेगा। चलिए, अब कर्सर को मैंने बिल्कुल कहीं पर रखा, पॉइंट आउट किया है। कहाँ पर पॉइंट आउट किया कर्सर को? अभी नहीं दिख रहा है। अभी तो नहीं दिख रहा है सिलेक्ट पे सर।
अभी दिख रहा है सर? दिखने हाँ लगा हाँ सर। हाँ हाँ सर, अभी दिखने दिख रहा लगा। था। हाँ, ये अब दिख स्टमक रहा है, ठीक है? स्टमक हार्ट के पास दिख रहा है, हार्ट के पास। हार्ट के पास हार्ट है। हाँ जी पर सर। स्क्रीन पर लेफ्ट एट्रियम में है सर। दिख रहा है सर, बढ़िया दिख रहा है। दिख रहा है सर, बढ़िया यस दिख सर, रहा है। दिख रहा है अब, अच्छा है सर। चलिए, मैंने इसको आप मैं समझ गया मेरे को कैसे आप लोग को अपनी बात रखनी है, क्योंकि मेरे को बहुत आइडिया नहीं है ना, क्योंकि हाँ 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 सर, वो फास्ट चलाने की वजह से नहीं दिख रहा था। ओके ओके, ठीक है ना? तब इसमें इस पिक्चर में आप देख रहे हैं और आपको ये पिक्चर क्लियर होता जा रहा है, ठीक है ना? जी। तो इसी तरह से आप इसको जब हम एस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो किडनी में क्या होता है, किस तरह से फिल्टर होता है और वहां पर कौन सा ब्लड फिल्टर होता है, उसमें क्या फिल्टर होता है, ये हम देखेंगे। पहले तो हमने लंग्स में देखा, लंग्स में क्या फिल्टर होता है, मैंने गैस का एक्सचेंज होता है। इस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। उसी तरह से किडनी में हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जो टॉक्सिसिटी पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शरीर से बाहर कर देते हैं, जो यूरिया ग्रुप में इसमें होता है यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का सिंथेसिस होता है तो वह क्रिएटिनिन बनाता है। वह क्रिएटिनिन टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर होना जरूरी है, ठीक है? आप में से जितने लोग प्रैक्टिस करते हो तो कभी कोई आपने देखा किडनी का पेशेंट आता हो तो उसका आप पूछते होंगे अपना रीनल प्रोफाइल मुझे दिखाओ। रीनल प्रोफाइल में रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड के अंदर हाँ सर, आरएनए उसको आरएनए टेस्ट बोलते हैं। होता है रीनल फंक्शन, आरएफटी चाहे केएफटी कहते हैं उसको, आरएफटी रीनल फंक्शन। हाँ, आरएफटी या फिर उसको केएफटी कहते हैं, राइट? जी सर। यस सर। किडनी फंक्शन टेस्ट। हाँ जी। आज चलिए, आप किसी कुछ पूछना तो थोड़ा 2-4 मिनट का समय हम तो आपस में डिस्कस कर लें। सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर, जैसे बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या पेशेंट में सिम्टम्स दिखेंगे और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स होंगी टॉक्सिसिटी से, ये बता दीजिए सर। ठीक है। हम जब सर क्रिएटिनिन के बहुत पेशेंट्स आते रहते हैं, प्लीज एक गिलास क्रिएटिनिन के ऊपर लीजिए सर। क्रिएटिनिन के बहुत पेशेंट्स आते रहते हैं, एक गिलास पूरी क्रिएटिनिन के ऊपर लीजिए। बिल्कुल, जब एस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसमें। हाँ जी सर, ये जो पोटी जो निकलता है सर, ये कभी कभी लचीला, कभी कभी नरम और कभी कभी मतलब डस्ट टाइप में ये जो निकलता है पेशेंट के अंदर से, तो ये क्यों होता है सर? ये आपका आपका एस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, स्टूल का फॉर्मेशन, स्टूल का एक्सक्रीशन होना, ठीक है ना? तो सर ये जो पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम होती है, तो ये कौन कौन सी टेस्ट में ये अपन समझ में आता है, ये कौन कौन सी जांचें करवानी पड़ती है सर? वो मैं आप पूछना चाहते हैं मैं बताता हूँ कि स्टूल को देखकर कैसे पता करेंगे कि स्टूल का क्वालिटी क्या है ना? येलो स्टूल है, डार्क स्टूल है, ब्लैक स्टूल है, एश कलर यानी सिगरेट के धुएं सिगरेट का जो पाउडर गिरता है उस कलर का है कि ग्रीन कलर का है, ठीक है ना? इस तरह से आप जानना चाहते हैं, है ना? तो देखिए, जब जॉइंडिस का जो पेशेंट होता है उसका जो स्टूल होता है एश कलर का या व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है ना? एश कलर क्या, सिगरेट का जो पाउडर होता है उस कलर का होता है, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है? और जो ग्रीन होता है उसमें आपके जो बॉडी का जो कैल्शियम आदि ये सब की व्यवस्था जो होती है उसके डिस्टर्ब होने से आता है। जनरली बच्चों में देखने को आपको मिलता है ग्रीन कलर का स्टूल, ठीक है? जो ब्लैकिश कलर का स्टूल होता है, किसी के अंदर अगर हेमरेज हो रही है यानी आंतों में कहीं पर परफोरेशन हो गया है, चाहे आंतों में कहीं ब्लड आ रहा है, तो स्टूल के अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो जमा हुआ ब्लड के रूप में ब्लैकिश स्टूल होता है।
जी ठीक है। और किसको बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है, मतलब कि उसको वाटर कंटेंट प्रॉपर तरीके से, उसकी बॉडी में वाटर का कंटेंट आंतों में नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है, और किसी को रेड कलर का साथ में स्टूल हो रहा है, उसमें रेड दिख रहा है, मतलब कि उसको इंटरनल हेमरॉइड्स हो सकता है। ठीक है। ये टाइफाइड बुखार मेरा स्टूल लूज हो रहा है। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे किसी पेशेंट को पेचिस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? वही बताने जाता है कि किसी को अगर आँव के साथ नाट के साथ लूज मोशन हो रहा है, उसमें ब्लड भी आ रहा है, और ब्लड ऐसा आता है जैसे आप बलगम थूकते हैं ना, नहीं खाते। जी सर, जी सर। ब्लड आता है, इस तरह का ब्लड दिखता है लच्छे में। और उसको पेट में भयंकर दर्द होता है, वो भी खास तौर से आपका अम्लाइका या नाभि के आसपास या लोअर एब्डोमेन में भयंकर पेन होता है स्टूल करते समय, और स्टूल करने के बाद उसको आराम मिल जाता है। वो तो सर इन्फेक्शन की वजह से होता होगा ना? पेचिस का इन्फेक्शन ही तो है। पेचिस को तो इन्फेक्शन ही तो कहेंगे, डायरिया, डिसेंट्री दैट इज डिसेंट्री। ओके सर। सर मेरे एक सवाल है सर, मनोहर सक्सेना बोल रहा हूँ सर। मैंने क्लासेस आज ही से ज्वाइन करे हैं, तो आपके सर जो पुरानी क्लासेस हैं सर, वो उसकी कहीं रिकॉर्डिंग मिल सकती है या कुछ, कैसे सर कर सकता हूँ मैं? मिल जाएगी सर, वो बाद में बता देंगे सर को। आप चिंता मत करो, आप बहुत पिछड़े नहीं हो, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। दोबारा हम जितना अभी तक क्लास लिए ना, एक दिन फर्दर इसको समराइज करेंगे, राइट? जी सर। जी सर। इसका समराइज करने का पर्पज क्या है कि मेरा जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज क्लिनिकल मेडिसिन। अब क्लिनिकल मेडिसिन में मैं अभी तो सिर्फ जनरल पढ़ा रहा हूँ कि जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या नाम ले रहे हैं। जी सर। ठीक है, जनरल रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या नाम ले रहे हैं, जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी जनरल बता रहा है कि लगभग हर एक लेमैन को भी इतनी सब चीजें सुनने में आ जाती है, उसको मोटी मोटा पता होती है। सर अभी बेसिक बता रहे हो आप? हाँ, अब उसके बाद से उसका अप्लाइड, हम अप्लाइड कब करेंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो क्या कैसे देने? सर what is the difference between diarrhea and dysentery sir? डायरिया और डिसेंट्री में क्या होता है कि डिसेंट्री में एमीबिक डिसेंट्री होता है, ब्लडी डिसेंट्री होता है, उसमें एंट एमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है डिसेंट्री। ठीक है। और डायरिया दैट इज द इन्फेक्शन। हेलो। हाँ सर, कभी कभी वॉमिटिंग के साथ उसको डायरिया होता है। हाँ, तो उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये तो सिम्टम्स है। सर इंटेस्टाइन फट जाती है, क्या प्रॉब्लम? इंटेस्टाइन फटती नहीं है, बहुत ज्यादा स्मेलिंग। ना इंटेस्टाइन फटती नहीं है, सॉरी। इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होती है उसमें एंट एमीबा हिस्टोलिटिका उसमें उसको इरोज करता है, उसको खुरसता है, उसको छीलता है, उसको खाता है अंदर की आंतों की दीवारों को, इसलिए वहां से ब्लड के वेसल्स में से छोटे छोटे छींटे ब्लड के आते रहते हैं, स्टूल में मिक्स होते रहते हैं, ब्लड के थक्के जो होते हैं। हाँ, जिसको ब्लडी डिसेंट्री कहते हैं। एंट एमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वह आंतों को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसमें डेब्रिज बनाता है, अपने वहां की म्यूकस को खाता रहता है। इस वजह से उसमें जो आंतों के अंदर की दीवार जो छिल जाती है, उससे ब्लड आकर स्टूल में मिक्स होकर आता है और स्टूल लूज होता है, सेमी लिक्विड होता है। जी सर। तो सर जैसे 5 दिन 6 दिन का पेचिस पड़ा, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, जितना ही ये पेचिस पुराना होता जाएगा आपका, उतना ही ये ब्लड ज्यादा आता जाएगा। और इस पेचिस को आप छोटे में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका जो एंट एमीबा हिस्टोलिटिका जब ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, आंतों को छेद करके जब आंतों के थ्रू जब ब्लड वेसल चला जाता है तो लीवर में चला जाता है, तो लीवर में आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है, हार्ट में पहुंच जाए तो हार्ट को डैमेज कर सकता है, ब्रेन में पहुंच जाए तो ब्रेन को डैमेज कर सकता है, लंग्स में पहुंच जाए तो लंग्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए कभी भी आपको पेचिस जिसको कहते हैं, इसको कभी हल्के में मत लेकर चलिएगा। और पेशेंट को हमेशा कहिए प्रिकॉशन के साथ कंप्लीट इलाज करावे।
ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो जी, ये पैरालिसिस का इलाज जो है ये कितने समय तक चलता है? ये उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है ना। कोई अगर 1-2 दिन से इन्फेक्टेड पर्सन आ तो जल्दी वो ठीक हो जाएगा। सर ये इन्फेक्टेड आ रहा 2-3 साल से जिसको पैसेज मतलब पैसेज हो रहा है लेकिन ब्लड नहीं आ रहा है, तो मतलब कि आईबीएस का पेशेंट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है वो। समझ में नहीं आया सर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी सर। जब डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम बीमारियां पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक सर। जी सर। ठीक है ना। तो उसमें आपको पेचिस, डायरिया, लंबा समय तक रहने वाला, क्रॉनिक, एक्यूट, एक्यूट को क्या माने, क्रॉनिक को क्या मानेंगे, इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्या क्या और हो सकता है, ये सब चीज हम देखेंगे। सर कल तो क्लास लगेगी नहीं ना? कल तो संडे है। ठीक है सर। कल आप लोग चाहेंगे तो क्लास नहीं लूंगा, संडे मैं भी मनाऊंगा। कोई बात नहीं सर। सर जी एक क्लिनिकली क्वेश्चन है अगर आप ले तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी, जैसे कि एडल्ट पेशेंट में एनीमिया की स्थिति में जैसे कि हीमोग्लोबिन अगर 8-9 ग्राम % से ज़्यादा कम हो जाए तो हम आयरन की इंजेक्शन लगाते हैं आईवी फ्लूइड द्वारा। तो उसी प्रकार से अगर छोटे बच्चे 1.5-2 साल उम्र के बच्चों को भी अगर यही कंडीशन बने 8-9% से कम अगर हीमोग्लोबिन हो गया तो उनको भी आयरन इंजेक्शन लगता है क्या? इसमें मैं आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर पाऊंगा। जी सर। सर वो वेट के हिसाब से लगता है ना फिर तो। क्योंकि उसमें जब उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो उसको तमाम चीज चेक करेंगे ना क्यों कम हो रही है। उनको सर विशेषज्ञ को दिखाएंगे ना सर, शिशु रोग विशेषज्ञ को। हम लोग नहीं कर पाएंगे सर, हम लोग की बात नहीं है। हाँ ठीक है वो मैं जानता हूँ, बट नॉलेज के लिए हम पूछ सकते हैं क्या है। हम आप जैसे डॉक्टर साहब से पहली बार हमारा क्लास हो रहा है, नॉलेज हमें मिल सकता है इसलिए पूछने में आ रहा है। बिल्कुल। तो इसमें हमें क्या उसका प्रॉपर रूप से चेकअप कराना पड़ेगा, उसमें ब्लड प्रोफाइल कराना पड़ेगा, एनीमिया ब्लड प्रोफाइल। कंप्लीट एनीमिया ब्लड प्रोफाइल में पता चलेगा कि इसको किस तरह का डिजीज है। जी सर। ठीक है ना। जी सर। तो उसके हिसाब से हमको चल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों में जल्दी ये सब दिक्कतें अगर आ रही तो हो सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला हो, या हो सकता है स्क्रियासिस हो, आंतों में कीड़ों की शिकायत हो। हाँ सर, रीज़न क्लियर होने के बाद उनके मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए क्या ट्रीटमेंट में ये पॉसिबल है आयरन इंजेक्शन लगाना? अगर देखिए रीजन क्लियर पता चल जाए कि अगर उसको एस्क्रियासिस है जी, यानी क्या होता है कि कृमि की शिकायत, कृमि की दवा देंगे तो ऑलरेडी उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा ना। सर जैसे छोटे बच्चे मट्टी खाते हैं तो उसके लिए क्या वो है? मोस्टली उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, और जिन बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं वो डीवर्मिंग कराएंगे उनका। वो कैसे होता है सर? डीवर्मिंग कराएंगे तो एंटी वर्मिंग ट्रीटमेंट देंगे उसको। एंटी वर्मिंग ट्रीटमेंट, एल्बेंडाजोल देंगे, बेंडी सिरप। ओके सर डीवर्मिंग टेस्ट क्या? जी सॉरी सर ये डीवर्मिंग टेस्ट क्या? स्टूल का टेस्ट कराते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक और रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराते हैं स्टूल का। जी ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है कि उसमें सिस्ट है कि नहीं है। सर किडनी में स्टोन क्यों बनता है? देखिए स्टोन का मतलब होता है स्टोन का मतलब दैट इज द कैल्कुलाई। स्टोन का मतलब होता है कैल्कुलाई। कैल्कुलाई मतलब ये सड़क पर रहने वाला पत्थर नहीं है। इसमें ऑक्जिलेट और सल्फेट दोनों तरह का होता है। सल्फेट जो होता है सॉफ्ट होता है, आसानी से घुल कर निकल जाता है। जो ऑक्जिलेट होता है वो हार्ड होता है, वो आसानी से नहीं निकलता है। जनरली किडनी में इन्फेक्शन होने से हमारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट आपस में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मिलकर वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। सर किडनी में मतलब जैसे
से आप बनती है, वो बीज वाली चीजों को ज्यादा खाने से ही बनती है ना, जैसे कि मतलब उनके बीज जो हार्ड होते हैं, जैसे हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गई और भिंडी हो गई, तो उनसे भी ज्यादा बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और चावल भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किडनी में इन्फेक्शन होना जरूरी है। अच्छा। हाँ, कई लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है बार बार। हाँ, मेरे को होता है सर। जी सर। तो अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता तो हमारी ब्लड में भी इन्फेक्शन जाएगा। जी सर, व्हाट अबाउट टोमेटो को दूर करने के लिए फिल्टर करेगा, और फिल्टर करना चाहे तो किडनी को इन्फेक्शन हो तो किडनी प्रॉपर नहीं फिल्टर कर पाएगा, तो वहां पर एक्जुगेट बनने लगेगा। ठीक है जी। और वो स्टोन फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट या कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो या मिक्स टाइप का होता है। और सर जैसे किसी का लीवर बढ़ जाता है तो लीवर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको कहते हैं हिपेटोमेगाली। क्या बोलते हैं तो सर? हिपेटोमेगाली। हिपेटोमेगाली। हाँ, और इसके इन्फेक्शन कहते हैं हेपेटाइटिस। इसके इन्फेक्शन? हाँ, हेपेटाइटिस कहते हैं। अच्छा। और हेपेटाइटिस 5 प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, के। हेपेटाइटिस ई, बी, सी के मतलब सर? इनके अलग नाम है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शियस होते हैं क्योंकि वायरल होते हैं, और इसके अलावा जितने होते हैं वह वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, चाहे एयर बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, चाहे ये आपके फूड कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होता है, पानी और खाने के प्रदूषण की वजह से होते हैं। बी और सी को छोड़ दे तो। सर ये आपने एक बार फिर से बताएंगे, हेपेटाइटिस ए, बी और सर कौन कौन से होते हैं सर ये? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, तो सर ये हेपेटाइटिस ए और बी कैसे होते हैं सर ये? जो हेपेटाइटिस बी आपने अक्सर सुना, हेपेटाइटिस बी जी, ये वायरल होता है। बाकी अच्छा। जो हेपेटाइटिस सी भी ये वायरल होता है, बाकी सब में वाटर के इन्फेक्शन होता है, चाहे फूड के इन्फेक्शन होता है, खाने पीने। मतलब सर हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई ये सारे वाटर बॉर्डर रहते हैं। हाँ, वाटर या फूड कंटामिनेशन होते हैं। अच्छा। इसलिए इनके पर ट्रीटमेंट आसान है, पर हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट सबसे टफ है। जी सर। जो हम लीवर इन्फेक्शन पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को हम आपको फिर नॉलेज देंगे आपको। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए समय हो गया सर। बिल्कुल। तो बुलाते ही सर। हाँ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं बंद करता हूँ। जी सर। हेलो जी मैडम बोलें। सर, गोल ब्लैडर में स्टोन जो हो जाती है तो सिर्फ उसका सर्जरी ही क्यों ऑप्शन रहता है? आप मेडिसिन से क्यों नहीं हो सकते? मैं तो एक होम्योपैथ हूँ, तो मैं होम्योपैथ होने नाते कहूंगा कि इसकी सर्जरी कोई जरूरी नहीं है, सर्जरी से इसको रिमूव किया जाए। मैं प्रॉपर मेडिसिन से भी उसको हटाया जा सकता है। तो कैसे? डॉक्टर तो सब यही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही होगा। मैं एक होम्योपैथ हूँ इसलिए कह रहा हूँ ना। सर आप भोपाल से हैं? यस, भोपाल से हूँ। जी सर। रीना मैडम, वो जो ऑपरेशन करते हैं वो बोलते हैं ऑपरेशन करेंगे सर, जैसे जो मेडिसिन देते हैं ना वो बोलेंगे मेडिसिन से हम आराम करेंगे। चाहिए था आपके ग्रुप एडमिन से ले लीजिएगा। धन्यवाद सर। आप बता दीजिए सर, आप 2 मिनट बता दीजिए सर, लिख भी नोट भी कर लेंगे। लिखिए 94250। जी सर। 94250 जी। 27612 27612 जी। जी सर। आपका बर्थडे बताइए जी। आपका बर्थडे। सॉरी, आवाज क्या? डेट ऑफ बर्थ कुछ पूछें?
मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरा यस 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 मैं 1977 अभी बहुत छोटा हूँ आपसे। नहीं सर हेलो हेलो सर सर। जी कहाँ हमसे सबसे बड़े हो गए सर आप। सर डेट चाहिए थी डेट चाहिए थी डेट सर दीजिए सर। हेलो हाँ पूछे। सर जो बता रहे हैं कि होम्योपैथी से स्टोन डिसॉल्व हो जाती है बिना सर्जरी के, सर वो कितने दिन में हो जाएगी? ये सीवीआरटी आप डिजीज कहते हैं, डिजीज की क्या सीवीआरटी इसके हिसाब से चला जाता है। जी जी सर। तो कितने mm तक? किसी का 2 से 3 महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी का कई बार 2 साल 3 साल तक लग जाता है, जी किसी सर। का 15 से 20 दिन में भी देखा गया है। एक अंदाज के तौर पे सर, जैसे कि कितने mm तक की स्टोन डिसॉल्व हो सकती है, कितने डेज, कितने मंथ या ईयर लग सकते हैं? ये क्वेश्चन 2 मिनट का नहीं है। जी सर। इसके पीछे प्रॉपर साइंस है, तो साइंस को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। सर एक्सप्लेन करिएगा सर, आज नहीं नेक्स्ट टाइम। हाँ कभी सर, एक्सप्लेन करूंगा। सर जी सर, थैंक यू सर। गुड नाइट गुड नाइट सर, बंद कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर।